नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे बीपीएससी प्रीवियस ईयर के जितने भी अभी तक यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे टाइम लाइन है 1992 के बाद से जितने भी बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम हुए हैं उन सारे ही प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज एक साथ कंपाइल करके आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। उम्मीद है आगामी बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और आज हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान। अगर इस सामान्य विज्ञान को देखें तो देखिए प्रत्येक वर्ष लगभग 25 या कभी कभी 30 प्लस प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। पिछले साल के प्रश्नों को उठा के देख सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है इस जनरल साइंस का। और इस जनरल साइंस को देखिए तो यह देखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। ऐसे 3 सेगमेंटों से यहाँ प्रश्न बनते हैं और इन्हीं तीनों सेगमेंटों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जानेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स से संबंधित लगभग 70 प्लस जो एमसीक्यू होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संपूर्ण विश्लेषण के साथ कराया जाएगा। ताकि ये जो विश्लेषण है देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधे रीते अगर आप वन लाइनर के फॉर्म में देखते हैं तो हो सकता है कि एक डायमेंशन क्रिएट ना हो, जिससे कि आसपास के उसी से संबंधित हर साल बीपीएससी में एक जनरलाइज टर्म में मैंने एक आम आदमी के जीवन से, ठीक है, रिलेटेड ऐसे जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी सामान्य उपयोगी की चीज़ें होती हैं, वैसे चीज़ों के नाम पूछा जाता है। तो इसीलिए ये पुराने जो भी बीपीएससी के जो प्रश्न हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे कि हम लोग जान पाएँ कि कहाँ से किस तरीके के प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फिजिक्स की लगभग 70 प्लस एमसीक्यू के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न तत्वों में से किसमें यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब बात की जा रही है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को अगर सिंपल अगर देखा जाए तो कोई भी अगर यहाँ पे एलिमेंट है तो इसका एक यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है, दूसरा नीचे यहाँ पे मास नंबर होता है। अब इस एटॉमिक नंबर को देखिए प्रोटॉन के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रोटॉन को, ठीक है, ये जो नीचे जो आपका दिया हुआ है मास नंबर को प्रोटॉन में से क्या करते हैं, ठीक है, निकाल देते हैं। जो बच जाता है वही यहाँ पे न्यूट्रॉन हो जाता है। काफ़ी जनरलाइज टर्म है। अगर हाइड्रोजन को देखेंगे यहाँ पे तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है। 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए इसमें न्यूट्रॉन यहाँ पे पाया ही नहीं जाता है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। इसका एक्सप्लेनेशन में बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जो हाइड्रोजन के अंतर्गत यह 3 फॉर्म में पाया जाता है हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, यहाँ पे ट्यूटेरियम है। अब मास नंबर देखिए इसका, ठीक है, मास नंबर इसका भी 1 और ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 होता है और ट्यूटेरियम का मास नंबर यहाँ पे 3 होता है। लेकिन जो ऊपर जो प्रोटॉन नंबर है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऊपर जो प्रोटॉन नंबर या फिर एटॉमिक नंबर जिसको मैंने बताया अभी, ये सबका एक ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ड्यूटेरियम है 2 माइनस 1 कीजिएगा तो यहाँ पे ड्यूटेरियम में 1 हो जाएगा और ट्यूटेरियम में यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 अर्थात यहाँ पे 2 हो जाएगा। वही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन और यहाँ पे ट्यूटेरियम ट्राइटेनियम भी इसको बोला जाता है, इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम इकाई है यहाँ पे, किसकी इकाई है? देखिए जस्ट 2018 में पूछा गया है, तरंग धैर्य की अर्थात, ठीक है, वेव लेंथ जिसको बोला गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, देखिए कितनी छोटी, ठीक है, 10 के पावर -10 मीटर, बहुत ही छोटी, ठीक है, इकाई के रूप में आप इसे देख सकते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है, ठीक है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ध्यान रखिएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। इससे अगर कम हो जाएगा तो सुन नहीं पाएगा, इससे अधिक हो जाएगा तब भी इंसान उसको सुन नहीं पाएगा, मतलब वो ऑडिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल यहाँ पे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है घड़ी में। ये होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। देखिए 2017 में पूछा गया है। ये बिल्कुल मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, बिल्कुल एक जनरलाइज टर्म में बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। डे टू डे लाइफ में प्रयोग होने वाला चीज़ पूछा जाता है, जिससे कि, ठीक है, जनरली लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो घड़ी में प्रयोग होने वाला जो क्वार्टज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में
इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से अर्थात कमर्शियल रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविजन में भी बहुतायत रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का इकाई है वाट। ठीक है, वाट को विद्युत शक्ति का इकाई माना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वाट विद्युत शक्ति है, पावर है। पावर बराबर होता है यहाँ पे वर्क बाई टाइम हो जाएगा। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट भी यहाँ पे वाट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है कितनी है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट जो यहाँ पे जो लाइन दिया है कोई एग्जैक्ट तो मैच नहीं करता है, लेकिन एक जो ठीक है जो तरंग दैर्घ्य के जो अलग अलग वस्तुओं में जो यहाँ पे जो रेंज दिया गया है वो रेंज यहाँ पे लगभग 2400 से लेके ठीक है ऊपर यहाँ पे माना जाता है। 2400 से ऊपर माना जाता है तो यहाँ पे 13,000 एंगस्ट्रम से 1300 एंगस्ट्रम से 3900 एंगस्ट्रम है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि शुरुआत ही यहाँ पे 2400 एंगस्ट्रम होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेंज नहीं आएगा, वो रेंज आएगा यहाँ पे बी पे। ठीक है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोतों की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर यहाँ पे होती है। अर्थात अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो लगभग रेंज है देखिए 3200 एंगस्ट्रम से 8600 एंगस्ट्रम यहाँ पे होता है। और ये रेंज जो है आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बी में ही यहाँ पे मैच हो रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताता है। एनसीईआरटी की पुस्तक में इस सीमा को भी 400 से लेके 700 नैनोमीटर लिखी गई है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस परास के भीतर जो रेंज दिया गया है इसके निकटतम उत्तर का चयन कर सकते हैं, जो कि उत्तर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। रेंज है अभी मैंने बताया था 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच रहेगा। एंगस्ट्रम में आप उसे परिवर्तन कर सकते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से यहाँ पे नापी जाती है। बात की जा रही है यहाँ पे ह्यूमिडिटी की, तो हाइग्रोमीटर से इसकी ठीक है मैपिंग यहाँ पे की जाती है, मापी जाती है। तो कैसे मापा जाता है, तो वायुमंडल की अपेक्षा सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आर्द्रता को भी कई तरीके से मापा जाता है। उसमें एक सापेक्षिक जो आर्द्रता है जो डे टू डे लाइफ में सबसे अधिक इसी का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, हाइड्रोमीटर से द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है कि जो भी ठीक है वायु में उपस्थित जो भी जल है उसकी मात्रा कितनी है। दाब की इकाई यहाँ पे क्या है, तो दाब की इकाई है यहाँ पे न्यूटन वर्ग मीटर। ठीक है, तो दाब मैंने बताया था अभी। ठीक है, फोर्स बाई ठीक है जो एरिया हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, और एरिया मतलब उसको मेजर करते हैं मीटर में। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल बोला जाता है। सही कथन को चुनिए। अब देखिए यहाँ पे लाल दिया है, बैगनी दिया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हरा दिया है, पीला दिया है, बैगनी दिया है। अब इसमें जनरली आप सोच सकते हैं कि लाल जो प्रकाश होता है इसका वेव लेंथ उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो जहाँ पे अधिक होगा उसको आप टिक लगा दीजिए। देखिए लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से यहाँ पे ज़्यादा होता है। बस आगे हमारा उत्तर ठीक है सिंपल उत्तर है यहाँ पे बी। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति यहाँ पे सबसे अधिक होता है। तो वेव लेंथ की यहाँ पे बात की जा रही है, अर्थात यहाँ पे लेमडा यहाँ पे ठीक है इसको तरंग दैर्घ्य का ठीक है सिंबॉलिक रूप माना जाता है। सबसे कम होगा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगा ठीक है फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 टाइम पीरियड, वो सबसे यहाँ पे कम हो जाएगा। फिजिक्स में जब मैं आप लोग पढ़ाऊँगा तो ये शानदार इक्वेशन है। ठीक है, बहुत आसानी से आप लोग उसे समझ सकते हैं। आप लोग साइन थीटा का ठीक है या फिर
धारी जो तरंग होता है उसका आप लोगों ने ठीक है देखा होगा इस टाइप का कुछ, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति यहाँ पे न्यूनतम होता है। नेक्स्ट, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा यहाँ पे कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे ठीक है, न्यूक्लियस काफ़ी इंपॉर्टेंट ठीक है पार्ट होता है न्यूक्लियस, जो बिल्कुल केंद्र में होता है। तो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के इसी नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन यहाँ पे अवस्थित रूप में होते हैं, जिसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब इसी प्रोटॉन को मैंने तभी ठीक है मास जो ठीक है सॉरी एटॉमिक नंबर से मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये पूरी तरीके से सत्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी जनरल टर्म में हम लोग जब भी सॉल्यूशन करते हैं किसी प्रश्न का तो उसको मान लेते हैं और वो सही भी होता है। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10 के पावर माइनस ठीक है सॉरी 10 के पावर यहाँ पे ठीक है -27 kg होता है। मैंने इतना एक कम होता है कि यहाँ पर आप उसको हाथ में ले लें कुछ भी पता भी नहीं चलेगा। इसकी खोज क्रमशः अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, ये बहुत ठीक है परेशान किया था हसडेन को, ऊर्ध्वपातन इसको बोला जाता है। विश्लेषण देख लीजिए, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कॉस्मिक किरणें क्या है? यह एक आवेशित कण है, एक आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? 2011 में पूछा गया, काफ़ी उस समय चर्चा था। ठीक है, आप लोगों ने उस समय नेट वगैरह चलाया होगा तो 2G के ठीक है क्रियाकलाप से भली बात ही आप लोग परिचित होंगे। तो G का मतलब था ठीक है जनरेशन, उस समय पूछ लिया गया। ठीक है, सेकेंड पीढ़ी। रडार का आविष्कारक यहाँ पे कौन था? रॉबर्ट वाटसन। ठीक है, अब इसी रडार का प्रयोग करके वर्तमान में ठीक है हर एक देश के लिए काफ़ी ही फायदेमंद चीज़ है। पहले ही ठीक है आपको चेतावनी मिल जाती है, रॉबर्ट आगाह कर देता है, सॉरी ये रडार आगाह कर देता है। स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वाट ने वर्ष 1935 में पहली प्रायोगिक रडार, इसका फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे गॉड पार्टिकल है, इसको तो यूपीएससी भी पूछ चुका है। तो गॉड पार्टिकल है, ध्यान रखिएगा, हिग्स बोसॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी लंबा चौड़ा है, लेकिन यह अभी यहाँ बताना उचित नहीं है। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को बोला गया ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल का यहाँ पे नाम दिया गया। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स, इन दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है, तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, सर सीवी रमन को भौतिक नोबेल का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? ये हमारे लिए काफ़ी गौरवान्वित करने वाला क्षण है। सर सीवी रमन भारत के ठीक है 1930 में दिया गया था। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अन्य नोबेल पुरस्कार से ठीक है संबंधित विजेता हैं, इसे भी आप लोग एक बार देख लीजिए, अपनी सरसरी निगाहों से, आसान रहेगा।
रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट हो सकता है, दोबारा पूछ सकता है, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला। मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में मिला। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में दिया गया। नेक्स्ट, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप की खोज की गई थी। इस सदी की शुरुआत में माने हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। हवाई जहाज का शुरुआत यहाँ पे किसने किया था? इसका उत्तर जनरली लोगों को पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। राइट ब्रदर्स के द्वारा ये किया गया था। एक माइक्रोन यहाँ पे बराबर है कितने के बराबर है? तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर है। देख सकते हैं 1 माइक्रोन 10⁻³ ठीक है मिलीमीटर। तो -3 जब भी ऊपर लगा रहेगा इसका मतलब कि आप बाटा दे के आप नीचे, ठीक है, उसे कर सकते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में यहाँ पे कितना होगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, F = 9/c, ठीक है, +32। इसमें जब आप काउंट करेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 104, ठीक है। मेरे कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग यहाँ पे होता है, कहाँ पे किया जाता है? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लोलक की काल अवधि माने जो टाइम पीरियड जो बताया गया है लोलक का क्या होता है? डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ये लंबाई जितना अधिक होगा, ठीक है, टाइम पीरियड में भी परिवर्तन आएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भी। फॉर्मूला दिया हुआ है, सरक लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। इसमें देखिए टाइम पीरियड दिया है 2π यहाँ पे L/g दिया है, ठीक है। ये लेंथ हो जाएगा, पाई का वैल्यू पता है, जी भी आपको पता है, ठीक है। पाई और जी यहाँ पे नियतांक है, यहाँ पे जो भी इसका वैल्यू लिया जाएगा कांस्टेंट के रूप में लिया जाएगा। पाई का वैल्यू 3.14 और जी का वैल्यू, ठीक है, 9.98, ठीक है। लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई एल के देखिए पूरी तरीके से अनुक्रमानुपातिक है, अर्थात एल ऊपर है, एल की संख्या जितनी अधिक बढ़ेगी टाइम पीरियड भी यहाँ पे अधिक होगा। टी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो यहाँ पे हो जाएगा एल, ठीक है। नेक्स्ट, बल गुणनफल है, किसका बल गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का यह गुणनफल है। संवेग में परिवर्तन की दर को बल बोला गया है। यदि वस्तु का द्रव्यमान देखिए m है और यदि वह u वेग से गति करते हुए माने ये u क्या हो जाएगा? इनिशियल हो जाएगा और t सेकेंड के बाद अर्थात जहाँ रुक गया वहाँ फाइनल हो जाएगा अर्थात v वेग। तो जब भी आप इसको अंतर करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा और इसमें आप मास लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में यहाँ पे, ठीक है, मास काम कर रहा है। कोई न कोई वस्तु का ही वेग इनिशियल है या फिर फाइनल है। एम भी -mu/t से आप डिवाइड कर देंगे, इसीलिए इसका फॉर्मूला बन के आ जाता है। मास यहाँ पे जो भी हो, ठीक है, तो कांस्टेंट नहीं होगा, कोई न कोई, ठीक है, वस्तु का ही मास होगा, इसीलिए जनरल है यहाँ पे संवेग का, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा v-u/t। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र यहाँ पे कौन है? अभी देखा हम लोगों ने संवेग, ठीक है, एक्सीलरेशन बोला गया a = v-u/t। निम्नलिखित में से कौन सी राशि यहाँ पे सदिश नहीं है? ध्यान रखिएगा, सदिश नहीं है। सदिश और अदिश आप लोगों ने पढ़ा होगा। दिशा, ठीक है, और दिशा किस में बात की जा रही है? दिशा, ठीक है, अर्थात यहाँ पे डायरेक्शन की बात की जाती है। तो देखिए सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती है जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतलाती है। परिमाण तो रहेगा, दिशा भी रहेगा सदिश में, इसका मतलब कि अदिश में उल्टा हो जाएगा। अदिश में दिशा को कोई काम नहीं है। विस्थापन, वेग, बल सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिमाण बताती है, दिशा नहीं, इसीलिए आयतन एक अदिश राशि है। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि
प्राप्त की जाती है। तो कौन सी भौतिक राशि होगा यहाँ पे करेक्ट उत्तर द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु का वेग v है तो उसका संवेग यहाँ पे हो जाएगा mv हो जाएगा। और संवेग और वेग का अनुपात देखिए यहाँ पे, ठीक है, mv/v कर देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट मास पे डिपेंड करेगा, अर्थात मास पूरी तरीके से, ठीक है, वेरिएबल होगा यहाँ पे। 1 किलोमीटर दूरी का यहाँ पे तात्पर्य है कितना होगा, तो बच्चा जानेगा यहाँ पे 1000 मीटर। यहाँ पे देख लीजिए 1 किलोमीटर दूरी बराबर 1000 मीटर, 100 मीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर, 1000 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। कुछ इस टाइप का इक्वेशन कहीं भी फंसा सकता है बीपीएससी, जनरल टर्म में इसे ध्यान जरूर रखिए। नेक्स्ट, 1 पिकोग्राम बराबर होता है कितने के बराबर होता है, तो 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है। यदि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा, ठीक है, माने आपके भार द्वारा लग रहा बल। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि आप लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा जो लग रहा है बल है वो यहाँ पे क्या होगा, फर्श पे पूछ रहा है, ना कि नीचे आते समय होगा, ठीक है। तो आप किसी भी जगह पे खड़े हैं वहाँ पे जो आप बल लगा रहे हैं बिल्कुल वो ध्यान रखिएगा वो 0 ही होता है। इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा लिफ्ट के 9.8 माने जी का जो वैल्यू है इस त्वरण से नीचे आते समय यहाँ पे 0 होगा। लेकिन जब आपको पता है कि ऊपर से कोई भी वस्तु अगर नीचे गिरेगी तो धीरे धीरे जी का वैल्यू में क्या आ जाएगा, ठीक है, माने परिवर्तन आएगा, जी का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करने लगेगा। एक जनरलाइज टर्म इसका वैल्यू मान लिया गया है 9.8 मीटर सेकेंड। उसी तरह से किसी वस्तु को अगर ऊपर फेंका जा रहा है तो जी का वैल्यू यहाँ पे घटने लगेगा। तो यहाँ पे, ठीक है, नीचे आते समय फर्श की बात की जा रही है जो कि आपका, ठीक है, जो बॉडी है लिफ्ट के सरफेस पे कंटेक्ट है उसकी बात की जा रही है। तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल 0 होगा। नेक्स्ट, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं, इससे भी पता ही होगा, मैकेनिकल ऊर्जा को, ठीक है, जो चल रहा है टरबाइन डायनेमो, ठीक है, टरबाइन मान के चलिए कि जो भी चीज़ घुमा रहा है टरबाइन उसको घुमाता है, और यहाँ पे डायनेमो भी है, तो दोनों हो जाएगा मैकेनिकल। टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट 32, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च यहाँ पे कितना होगा, तो पहले कैलकुलेशन देख लीजिए। 100 वाट जितना भी वाट है, जितना भी घंटा चल रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये आप यूनिट हमेशा ध्यान रखिए, 1000 वाट बराबर होता है 1 यूनिट। तो इसीलिए आप सिंपल है, 100 वाट का बल्ब दिया है 10 घंटे चलेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 1000 वाट, अर्थात यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 यूनिट। नेक्स्ट, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, मैंने टूटता है, कब टूटता है, जब अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, उसमें मौजूद होता है। तो एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब बात की जा रही है डायनेमो, अभी जस्ट पूछा गया। देखिए इसी तरीके से बीपीएससी, ठीक है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन के पैटर्न को पूछते रहता है। तो डायनेमो का यहाँ फंक्शन पूछ लिया गया, अभी हमने देखा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में यह परिवर्तित करता है। तो डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो जनरेटर से लेके, ठीक है, बड़े बड़े जो विद्युत जनरेट करने वाले चीज़ें उसमें लगा रहता है। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो में आर्मेचर, ठीक है, जो चुंबक के आसपास जो, ठीक है, जो तांबे का जो चीज़ होता है ना, पूरा क्वाइल जिसको बोला गया है, सब लगा रहता है। आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, माने प्रेरक के कारण, डाइवर्जन के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, विद्युत मोटर में क्या होता है, फिर से पूछ लिया, अभी देखा भाई हमने, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत धारा में निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, करंट की यहाँ पे बात की जा रही है। ए मीटर से
ए मीटर से उसे मापा जाता है। ये मीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मापन करने वाला उपकरण है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों का अलग अलग करने का तरीका क्या है? बचपन से आप पढ़ रहे होंगे। प्रिज्म को लेके गुजार दीजिए। प्रिज्म से पास करने के बाद 7, ठीक है, भागों में उसकी जो प्रकाश किरणें बट जाती हैं। 7 जो भाग है वही 7 रंगों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें 7 रंग है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। इसका शॉर्ट टर्म, ठीक है, आप लोग अगर साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो कितने तरह से इसका शॉर्ट टर्म बनाया गया है रिमेंबरिंग मेथड के लिए। यदि किस ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर यहाँ पे हो जाती है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो जस्ट उसका, ठीक है, आधा होता है, 1/2, कितना भी होगा उसका आधा कर लीजिए। करेक्ट उत्तर यहाँ पे, ठीक है, हमारा हो जाएगा 2, 5 हो जाएगा, अर्थात सी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर की बात की जा रही है, ठीक है, कन्वर्ट यहाँ पे कर लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया है लेंस की क्षमता यहाँ पे 0.5 मीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। चुंबकीय सुई किस तरफ यहाँ के संकेत करती है? तो हमेशा देखिए चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ, नॉर्थ पोल को इंडिकेट करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को, ठीक है, नली में यहाँ पे पैदा किया जा सकता है। क्या प्रोसेस क्या है? देखिए एक्सप्लेनेशन में, श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती है। ये पराबैंगनी किरणें नालिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पे यहाँ पे मिला? तो जनरली पता ही होगा, प्रकाश के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को दिया गया, 1921 में यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट, विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। यहाँ पे लोहा भी है, तांबा, एल्युमिनियम, इससे तो नहीं हो पाएगा। कोयला होता तो हो जाता, पानी होता तो हो जाता। यूरेनियम है, अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कब ठंडा किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से, जो कंप्रेस्ड जो गैस होता है उसको अगर छोड़ा जाएगा तो ठंडा किया जा सकता है। इसीलिए संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा होता है। अर्थात जो एसी में इसी गैस को छोड़ा जाता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टीन और शीशे की एक मिश्रित धातु के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रांगा, मैंने रांगा बोलते हैं टीन, लेड, शीशा मैंने लेड, मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघु पतन माने शॉर्ट सर्किट, ओवरलेडिंग या वोल्टेज वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में, अर्थात जो भी पूरा सर्कल होता है करंट का, उसमें जो धारा कहीं अचानक तेज हो जाए, वोल्टेज अचानक बढ़ जाए, तो सिंपल सोचने की कोशिश कीजिए, तो इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है, जिससे कि इसकी कैपेसिटी से अधिक वोल्टेज होगा, गल जाएगा, टूट जाएगा, जिससे कि आपका घर जलने उलने से, कोई घटना होने से बच जाएगा। इसीलिए दुर्घटना को टाला जा सकता है। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता, इसका लक्षण है। वर्ष 1911 में डच भौतिकी वैज्ञानिक HK ओनेस, यहाँ पे देख सकते हैं 1853 से लेकर 26 इनका, ठीक है, पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक का टाइम है। इसने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूने को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उनके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओनोस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 केल्विन ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि न्यूनतम तापमान पर अनेक तत्व और यौगिक भी ऐसा व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को बोला गया अतिचालक बोला गया। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करता, मैंने प्रस्तुत नहीं करता,
इसलिए उनमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचारण में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया गया जा सकता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं, अर्थात इनकी चुंबकीय जो पारगम्यता होगी वो शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट 46, ध्यान रहिए, अभी आप मेहनत करेंगे तभी जाके आगामी 66 बीपीएससी में सफल हो पाएंगे। तो पूरा का पूरा मेहनत करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम लोग करेंगे, लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक पहुंचते जाएंगे। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी वाला नहीं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोहे की जो बात की जाती है, बिल्कुल तापमान का ध्यान रखिएगा। तापमान का अच्छा खासा ये चालक होता है, माने उसमें चला सकते हैं। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, गर्म चीज़ को उसमें टच करिए गर्म हो जाएगा, ठंडे चीज़ के संपर्क में आएगा तो लोहा फिर धीरे धीरे ठंडा लगेगा। इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, ठीक है। अब लकड़ी के एक पोर्शन को जला के अब दूसरे पोर्शन को पकड़े भी रह सकते हैं जल्दी, ठीक है। हीट का ट्रांसफ़र वहाँ पे नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन आप लोहा को करके देखिए तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में घर पे जो भी लोहे की जो वस्तुएं बनी होती है सब्जी बनाते बनाते समय, ठीक है, आप लोग देखे होंगे उस पर। नेक्स्ट, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर भूल के भी आपको ऐसा नहीं करना है कि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दें जिससे कि रूम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसका अपोजिशन में काम करेगा, क्योंकि वो कंप्रेस गैस, ठीक है, ऑलरेडी ध्यान रखिए ऑलरेडी फ्रिज में है, इसीलिए फ्रिज ठंडा हो रहा है। बाहर आके वो कंप्रेस नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप अंततः कमरे को थोड़ा इससे गर्म कर सकते हैं, गर्म कर देगा कमरे को। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लहर को आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, इसको बोला गया, ठीक है, वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य इसको बोला गया। जब एक तरल अवर तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है, क्योंकि यहाँ पे ठोस में सबसे अधिक गमन करती है, जनरली पता ही होगा आपको, तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। देखिए यहाँ पे एक टॉप के जाने के बाद फिर गिर रहा है, ठीक है, फिर ऊपर जा रहा है, इससे होता ही होता है। ऊपर जो जा रहा है इसको बोलते हैं श्रृंग, ठीक है, और नीचे जो है गड्ढा बन रहा है नीचे, इसको बोलते हैं गर्त, ठीक है। पूरा का पूरा ये सब बताया गया है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो जो आँख वगैरह खराब हो जाता है, जनरली उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूरदृष्टिकोष को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। इसी दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ध्वनि का, ठीक है, बहुत सारे ठोस, द्रव, गैस, ऐसे सारे पदार्थ होते हैं जो सब में इसका स्पीड एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए ध्वनि में जो होता है सबसे कम होता है, 330 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पे होता है। लेकिन और भी देख पा रहे हैं इतना ठोस है, कांच तक आते आते पूरी तरीके से ठोस हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पीड इसका कितना बढ़ जा रहा है, 3980 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। इससे आप ध्यान रखिएगा। शुष्क वायु में, ठीक है, 332 हो जाएगा। तापमान में कोई अंतर नहीं आ रहा है, देखिए कांस्टेंट तापमान है। शुष्क वायु में 346, ठीक है। हाइड्रोजन में 1284, आसुत जल में 1498, समुद्री जल में 1531, स्टील में हो जाएगा, ठीक है, 5960 मीटर पर सेकेंड, एल्यूमिनियम में 6420, लोहा में 5950 और कांच में हो जाएगा 3980। तो इसमें आप लोग ध्यान होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम है आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे स्टील है, ठीक है, और यहाँ पे है लोहा है। देखिए तीन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सबसे हो जाएगा अधिक एल्यूमिनियम में, उसके बाद हो जाएगा स्टील में, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे लोहा में। नेक्स्ट, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान यहाँ पे होती है, भी ध्यान रखिएगा।
प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण के गुण पाए जाते हैं। आकाश नीला क्यों लगता है? हीट बजट आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। लेकिन एक होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन, दूसरा होता है शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन उसे बोलते हैं जो सूर्य से जो प्रकाश आता है आते ही इंस्टेंट, ठीक है, बहुत सारा सूर्य का जो प्रकाश का जो भाग होता है, प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और कुछ यहाँ पे पृथ्वी में आ जाता है, पृथ्वी की धरातल के द्वारा सोख लिया जाता है और धीरे धीरे वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में एटमॉस्फेयर में बाहर निकलता है। तो ये यही कारण है आकाश नीला इसीलिए दिखता है कि लघु तरंग दीर्घ तरणों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अत्यधिक यहाँ पे प्रकीर्ण होती है, रिफ्लेक्ट होता है, इसमें धूलकण वगैरह का भी रोल होता है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस, इसको एकदम अंडरलाइन कर लीजिए। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व यहाँ पे सबसे अधिक हो जाएगा। कम आ जाएगा तो फिर ठीक है बर्फ की आकार में आ जाएगा, और जब इसका टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो फिर ठीक है दूर 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 ये भागने लगेगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, सिंपल है, पृष्ठ तनाव की वजह से। ठीक है, नीचे का जो चीज़ ऊपर से गिरेगा जी का वैल्यू लग जाएगा, खींच जाएगा। तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति के कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलियां होती है, क्योंकि उनकी सतह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल का ही होना चाहती है, और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। नेक्स्ट, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी आती है? अब यहाँ पे बात की जा रही है ज्वार एवं भाटा की, और ज्वार भाटा में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है चंद्रमा करता है। यहाँ पे सूर्य भी करता है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, सूर्य काफ़ी दूर है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसमें क्या होता है? तो जब चांद की सतह से पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका आकार नहीं बदलेगा, लेकिन उसका जो भार है, वेट है, वो जरूर बदल जाएगा। इसीलिए द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ठीक है, भार बदल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। देख पा रहे हैं, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण, ध्यान रखिएगा, नाभिकीय विखंडन हाइड्रोजन बम में हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, एटॉमिक बम में हो जाएगा, हाइड्रोजन बम में फिर ये नाभिकीय संलयन ही होगा। तो सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में नॉन स्टॉप ऊर्जा मुक्त होती रहती है। तो सूर्य एक तारा है, तारा का जीवन चक्र के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सूर्य में जब तारा जब जला एकदम सफ़ेद व्हाइट हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है, धीरे 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 वो लाल हो जाएगा, जिसकी वजह से तारा या मृत्यु के कगार पर आ जाएगा। तो सूर्य कोई परमानेंट नहीं है, कभी भी एक समय के बाद वो, ठीक है, उसकी भी मृत्यु निश्चित है, स्वाभाविक सी बात है। तो ये प्रक्रिया चल रहा है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में जब दिशाओं में विकिरण होता रहता है, जिससे कि प्रकाश तरंग के रूप में हम लोग उसको, ठीक है, ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं। पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। पृथ्वी को लगभग देखिए कितना कम वैल्यू है, 4 पॉइंट इंटू, ठीक है, 10 के पावर -8 भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। आप सपोज करिए इतना में हालत ख़राब हो जाता है, टेम्परेचर 40-45 डिग्री होता है, तो फिर सबका तेल निकल जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। अब इसी से रिलेटेड पूछ दिया गया, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? अब ध्यान रखिएगा, अब प्रथम भारतीय उपग्रह देखिए 2000, ठीक है, मतलब पहले जो होता था कई सालों को मिला के किया जाता था, बीपीएससी एग्जाम लेता था, तो उस समय पूछा गया है 19 अप्रैल 1975 को। तो जो प्रथम बार होता है ये भी ध्यान रखना पड़ता है। वर्ष दीर्घतम होता है, ठीक है, वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ पे अधिक होगा? जो सूर्य से सबसे दूर है, प्लूटो भाई साहब है, ठीक है, प्लूटो, एक प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है, जिसका कक्षीय देखिए कितना लंबा, ठीक है, पूरी तरीके से परिक्रमा करता है सूर्य का, लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है। मैंने पृथ्वी 365 दिन में कर लेता है, ये देखिए 248 पृथ्वी वर्ष इतना दूर है एक परिक्रमा करने में। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, ठीक है, ये दिया गया 8.5 मिनट, 8.15 मिनट, मैंने ऑप्शन 8 ही रहेगा,
ठीक है। और एग्ज़ाम भी थोड़ा होशियारी बरतता है यहाँ पे। 8 किसी में 8.15 रहेगा, किसी में 8.3 रहेगा। तो ध्यान रखिएगा 8 के ठीक है आस-पास ही माने 8 से ज़्यादा ही होना चाहिए, आप उसे टिक करके आइए। तो सूर्य के प्रकाश का धरती पर पहुँचने में लगा समय 8.31 मिनट, या फिर इसे सेकंड में भी ध्यान रख लीजिए, कितने बार एग्ज़ाम में कैलकुलेशन करेंगे टाइम निकल जाएगा। 499 सेकंड, या इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 8 मिनट 19 सेकंड होगा। क्योंकि निकटतम विकल्प 8.5 है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। और एक चीज़ और है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग देखिए कितना दूर है, 150 इंटू 10 के पावर 7 किलोमीटर है। और प्रकाश की चाल है जो अभी तक सबसे जो ठीक है जो प्रकाश का जो चाल है सबसे अधिक माना गया है, इससे भी ध्यान रखिएगा। 3 इंटू 10 के पावर 1 किलोमीटर पर सेकेंड है, इसी स्पीड से आती है। ठीक है, उतना दूर से जब ये प्रकाश जब आएगी, इसीलिए महज ठीक है 8 मिनट के आसपास में ही ठीक है मतलब पृथ्वी पूरी तरीके से उजाला हो जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा यहाँ पे ग्रह है वो है बृहस्पति, बहुत बड़ा है। व्यास डायमीटर देख लीजिए, ठीक है कितना है लगभग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक भी है, ठीक है, सी भी है, फोरट्रॉन है, फास्ट नहीं है, फास्ट कोई भाषा नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में यहाँ पे प्रयोग होती है? वो होता है टंगस्टन। बचपन से आप लोग बल्ब वगैरह को देखे होंगे, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो साधारणतः मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है। अतः उच्च ताप पर इसका शीघ्र ही ऑक्सीकरण यहाँ पे नहीं होता। इस कारण इनका प्रयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों में होता है। इसलिए देखते हैं कि बल्ब, ठीक है, पीला वाला बल्ब का अगर फिलामेंट अगर टंगस्टन जो है, ठीक है, उसको आप लोग छुए होंगे, जल जाता है, ठीक है, उस समय अगर वो गिर जाएगा तो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। लेकिन जैसे ही ठीक है जैसे ही अगर वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, फिर वापस उसी स्टेज में यहाँ पे आ जाएगा, मजबूत हो जाएगा, स्प्रिंग की तरह काम करता है। ताप दीप्ति लैंपों के तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर के रूप में यहाँ पे ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? वो है यहाँ पे जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान चालक एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच का होता है, इसीलिए उसको अर्धचालक बोला गया। मैंने पूरी तरीके से जितना ठीक है आप रेंट को पास कराना चाह रहे हैं उतना पास नहीं कर पा रहा है। ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन कुछ अपद्रव मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा वे N प्रकार P प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। फिजिक्स वगैरह में आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ा होगा, N टाइप, P टाइप, जिनका प्रयोग ट्रांजिस्टर में होता है। नेक्स्ट, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, कौन कौन से अवयव हैं? तो बेहद ठीक है, शुरू में देखा था हम लोगों ने प्रोटॉन और ठीक है न्यूट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा ही है। नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, अभी मैंने बताया था, ठीक है, वो है यहाँ पे नाभिकीय विखंडन पर, जस्ट मैंने बताया था। लेकिन हाइड्रोजन जो बम है वो नाभिकीय संलयन पर आ जाएगा, इसीलिए हाइड्रोजन बम और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, जल्दी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। ध्यान रखिएगा, परमाणु विखंडन का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य है भारू परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों पर टूटना। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? अब नोबेल गैस का आप लोगों को पता होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है, सॉरी, इसमें रेडॉन जो है करेक्ट उत्तर नहीं है, इसे मैं कर देता। नेक्स्ट है, बिजली की खपत का बल किसके मापन पर आधारित होता है? तो किस पे मापा जाता है? अभी मैंने बताया था वाट है यहाँ पे, ठीक है, वाट पे मापा जाता है। वाट जितना वाट है, जितना टाइम है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000, ठीक है, वाट जो आएगा वो 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? यूरेनियम बहुत भारी है, इसका परमाणु संख्या 92 है, परमाणु भार यहाँ पे
238.08 है। इनसैट 2 ये कब छोड़ा गया, उस समय काफ़ी चर्चा में था, तो ये छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को, और देखिए 1992 ही पूछा गया है। तो इससे आप लोग को रिलेट कर पा रहे होंगे कि वर्तमान में जो भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी उपग्रह सैटेलाइट जो भी होगा यहाँ पे, ठीक है, छोड़ा गया होगा, उसको पूछा जा सकता है। तो ये आप ज़रूर देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आज इतना हम लोग कंप्लीट करते हैं ठीक है। आने वाले दिनों में साइंस का 2% बच रहा है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, उससे भी 1-2 दिन के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेक्चर पसंद आ रहा है, ठीक है, बेसिकली लेक्चर तो नहीं, एमसीक्यू ही है, पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करिए, काफ़ी ही लोगों को इससे बेनिफिट होने वाला है, खासकर जो आगामी बीपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।